ओके, तो लास्ट क्लास में हमने 1 to 5 तक देख लिए थे कुछ डायमेंशन फॉर्मूले। अब इससे आगे और कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट वाले डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। तो इसके बाद लीनियर मोमेंटम के बाद जैसे आप सपोज करो आपको निकालना है एसेलरेशन का, ठीक है, एसेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 6 नंबर पर लिख लेते हैं। 6 नंबर पे आ गया हमारा एसेलरेशन, ठीक है। एसेलरेशन ए, एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, है ना, 4th नंबर पर निकाला था हमने। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एल टी माइनस वन, ओके, ऐसे। और अपॉन में क्या लिख रहा है? टाइम। और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टी, ठीक है ना। अब अगर इस टी को ऊपर लेकर जाओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? तो टी की पावर -2 हो जाएगी, है ना। तो क्या फॉर्मूला बन के तैयार होगा? एल टी माइनस टू, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहीं से हमारी यूनिट भी निकल कर आ जाएगी। यूनिट कैसे निकल कर आएगी? देखो, लेंथ की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है मीटर, ठीक है ना, इसे एम से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, और उसकी पावर क्या? -2। तो ये हमारा एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं इनकी। तो ये हो गया 6। इसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर देख लेते हैं। 7th पर हमारे पास आता है, अगर सपोज करो ये जो एक्सेलरेशन है ये आ जाए या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाए, है ना। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहता है, उसको मैं सेपरेटली नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म रहता है, एग्जाम्पल के लिए जब आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हो तो आप फोर्स का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, आंसर है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? तो आंसर है सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको रिलेशन पता है तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये हो गया मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, है ना। और फिर एक्सेलरेशन का तो हमने अभी निकाला ही है, ये हमने अभी निकाला। तो एक्सेलरेशन का यहाँ लिख लेते हैं एल टी माइनस टू, ये आ जाएगा, ठीक है ना। आप कंबाइन करके लिख दो इसको तो क्या बन जाएगा? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये आप बार बार यूज करोगे। तो इसका फॉर्मूला बन गया एम एल टी माइनस टू। और एम एल टी माइनस टू की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो? इसकी यूनिट डिसाइड कर सकते हो। फोर्स की क्या यूनिट रही होगी? तो आंसर है इसमें मास आ रहा है। तो मास अगर आ रहा है तो इसका मतलब मास की यूनिट लिखेंगे यहाँ पर, क्या होती है मास की यूनिट? केजी, है ना। अच्छा, लेंथ आ रहा है तो यानी कि लेंथ भी इन्वॉल्व है, तो लेंथ की यूनिट लिख लो क्या? मीटर। और टी की पावर -2 यानी टाइम की पावर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हुआ करती है किसकी? फोर्स की। इस तरह से आप लिखते हो इसको, ठीक है ना। तो और जो न्यूटन ने अपना नाम दिया एसआई यूनिट जो है इसकी, उसे आप न्यूटन कहते हो। ये एम के एस में लिखी हुई है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसी यूनिट है? एम के एस सिस्टम है। और एसआई यूनिट जो है इसकी, उसे हम न्यूटन कहते हैं। तो ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अगर आप इसको चाहो तो और करके, अगर ऐसा यूनिट लिखना चाहते हो तो वो लिख लो न्यूटन, ठीक है ना। ये हो गए आपके 7 डायमेंशन फॉर्मूले। अब इसके बाद अगर हम और देख लें और कौन कौन से डायमेंशन फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो 8th नंबर पर हमारे पास जो आता है, आप यहीं से निकाल सकते हो फोर्स के बाद इम्पल्स, है ना। जैसे जैसे आप डायमेंशन फॉर्मूले निकालते जाओगे तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे आपने फोर्स का निकाला तो फोर्स का अब रिलेशन होता है फोर्स इम्पल्स के साथ, क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, है ना। इम्पल्स का क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इनटू टाइम। तो आप क्योंकि आप फोर्स का निकाल चुके हो तो इसलिए यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दोगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना। और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी।
अब इन दोनों टी को कंबाइन कराओगे तो क्या बन रहा होगा? तो आंसर है कि एम ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे ही, ठीक है। टी की पावर -2 तो ये है, और प्लस का 1 ये है, तो -2 और +1 ये ऐड होकर कितना बन जाएगा? तो आंसर है -1, है ना। -2 और +1 मिलकर क्या बना देगा इसको? -1। तो ये इसका डायमेंशन बन जाएगा MLT-1, डायमेंशन फॉर्मूला इम्पल्स का। अब यहीं से आप क्या कर सकते हो, इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। तो यूनिट निकालना बिल्कुल आसान है। जैसे मास के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा? केजी, है ना। लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा? मीटर, है ना। और टाइम की अगर हम बात करें तो सेकंड, इसकी पावर -1। तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसकी यूनिट, या एक दूसरा तरीका भी और भी है हमारे पास। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। किस तरह से? जैसे यहाँ पर MLT-2 जो ये है, ये जो टर्म है, ये किसकी यूनिट है? फोर्स की। और फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? न्यूटन, है ना। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। समझ आया? MLT-2 के लिए हमने क्या लिख लिया? न्यूटन। और टाइम के लिए हमने क्या लिख लिया? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड भी आप इसकी ऐसा यूनिट कह सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला इम्पल्स का, और ये हो गई इसकी यूनिट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है वो देख लेते हैं। 10th नंबर पर हमारे पास आता है प्रेशर, ठीक है ना। इम्पल्स के बाद नेक्स्ट आप निकाल सकते हो प्रेशर। प्रेशर आप कैसे निकालोगे? प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है फोर्स अपॉन में क्या? एरिया, ठीक है ना। फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्योंकि अब आप निकाल चुके हो यहाँ पर, तो अब आप बड़े आसानी से इसका प्रेशर का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। ये हमने पहले ही निकाल लिया था यहाँ पर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था ना। तो इसको अब आप बड़े आसानी से कर पा रहे होगे, ठीक है। अब इसके बाद नीचे एरिया। एरिया का अगर हम बात करें तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ये डायमेंशन फॉर्मूला एरिया का कितना निकल कर आया था, याद है आपको? सबसे पहला नंबर पर निकाला था हमने, L2, है ना। तो ये L2 हम वहां पर यूज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं अपॉन में L2, ठीक है। ये एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? देखो, एक L से एक L क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो M ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो एक L बच गया है ये ऊपर जाएगा, तो L की पावर क्या हो जाएगी? -1, और T की पावर क्या चल रही है? -2। तो ML-1 T-2, ये फॉर्मूला बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का। और प्रेशर की अगर आपको यूनिट लिखनी है तो वो भी बड़े आसानी से आप लिख सकते हो। आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। अगर हम डायरेक्ट देखो, दो तरीके हैं लिखने के। एक तो ये कि मास के लिए क्या आ जाएगा? केजी, है ना। मास के लिए क्या लिखोगे? केजी लिखोगे। और लेंथ के लिए मीटर लिखोगे। और टाइम के लिए क्या लिखोगे? सेकंड लिखोगे। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, है ना। और या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन, ऐसा यूनिट अगर आपको लिखनी है। और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो आंसर है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? ये ऐसा यूनिट हो गई इसकी प्रेशर के लिए, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरह से, या इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा हुआ है? पास्कल। इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला टर्म है 11th नंबर पर जो आना चाहिए, वो है हमारे पास वर्क, है ना। फोर्स का, फोर्स जहां जहां इन्वॉल्व होता है वो सब आप निकाल सकते हो। जैसे वर्क इक्वल्स टू क्या? फोर्स इनटू में क्या? डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अब क्योंकि फोर्स का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं, वो हमारे पास आया है MLT-2, बार बार यूज हो रहा है, तो ये हमें याद हो गया। और डिस्टेंस जो है वो है L, ठीक है ना। तो अब देखो, ये वाला L और ये वाला L कंबाइंड होगा, तो कंबाइंड होने के बाद क्या बन जाएगा? M के साथ L2, और साथ में क्या चल रहा है? T की पावर -2, है ना। तो M तो ऐसे लिख लिया, ये L और ये L मिलकर L2 हो गया, और T की पावर -2, ठीक है ना। इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा वर्क का।
अब वर्क का अगर हमें यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ऐसा यूनिट भी साथ साथ याद करते चलो इनकी। ये क्या होती है? जूल होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है वर्क के बाद, वो आप निकाल सकते हो एनर्जी का। तो जितनी भी टाइप की एनर्जी हैं वो भी सब वर्क के इक्वल होगा उनका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्क या एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी होंगी उन सब के डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? ये सेम रहेगा, ठीक है, ml2 t-2। ध्यान रखना, जैसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले जाए, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी पूछ ली जाए, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml2 t-2। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्योंकि वर्क का डायमेंशन हमने निकाल लिया तो अब हम पावर निकाल सकते हैं। तो पावर इक्वल्स टू क्या? वर्क अपॉन में क्या? टाइम। आप एक चीज ध्यान रखो, जो हमने सीक्वेंस बनाया है डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का, उसमें क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए जैसे जैसे हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, तो अब हम लीनियर मोमेंटम का निकाल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी पता है। अब वेलोसिटी का निकाल लिया हमने तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी और टाइम तो हमारा बेसिक वाला हो ही गया, है ना। अब जैसे आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो अब आप फोर्स का निकाल सकते हो। इसमें मास तो हमारा बेसिक वाला हो गया 7, जो हमें याद रखने हैं। अब क्योंकि एक्सेलरेशन का निकाल चुके हैं तो एक्सेलरेशन यहाँ यूज कर लेंगे। अब हमने फोर्स का निकाल लिया, तो फोर्स का निकालने के बाद अब जहाँ जहाँ फोर्स यूज होता है, जैसे इम्पल्स में फोर्स यूज होता है ना, और प्रेशर के केस में फोर्स यूज होता है, और वर्क की अगर हम बात करें तो वहां पर भी फोर्स यूज होता है। तो आप जैसे जैसे निकालते जाओगे उसके बाद नेक्स्ट जो जहां पर भी वो डायमेंशन फॉर्मूला इन्वॉल्व है वो आप वहां पर पुट कर सकते हो। तो जैसे हमने वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है तो अब पावर के फॉर्मूले में वर्क आता है। तो अब वर्क का हम निकाल चुके हैं कितना? ml2 t-2, ml2 t-2, इस तरह से। और अपॉन में क्या चल रहा है? टाइम। तो टाइम लिख लो यहाँ पर t, इस तरह से। ओके, अब इसको जरा सॉल्व कर दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनने वाला है? यहाँ पर ये वाला जब t है ये यहाँ पर पावर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, और जब ये यहाँ पर जाएगा पावर में तो -1 उसको -2 को -3 बना देगा। तो फाइनली हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml2 t माइनस में क्या? 3, ठीक है ना। इस तरह से बन जाएगा आपका पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। ये समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान है। और इसकी ऐसा यूनिट तो आपको पता ही होगी, आप 9th लेवल पर पढ़ के आए हो। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, ठीक है। दिस इज पावर। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये बात आप ध्यान रखना, पावर की यूनिट, और अगर आपके पास पावर अगर पूछ लिया जाता है इसकी तरह से, एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करो टेंशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, टेंशन, है ना, तो टेंशन याद रखना, फोर्स और टेंशन दोनों एक ही बातें होंगी। तो फोर्स और टेंशन ये सब एक ही बात होंगी। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही डायमेंशन टेंशन का भी होता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेंशन का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मैं कह रहा हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला टेंशन का वही होता है जो फोर्स का होता है, ठीक है। तो फोर्स और टेंशन, ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 3 फिजिकल क्वांटिटी लिखो या 2 फिजिकल क्वांटिटी लिखो जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ पर जो सेम वाले हैं वो लिखता जा रहा हूँ, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सेलरेशन आ जाता है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम रहते हैं। सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है, ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। केवल क्या कह रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या है? LT-2, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से फोर्स और टेंशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। अब और कोई है जिसका फॉर्मूला सेम रहने वाला? तो आंसर है हाँ, बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। जैसे थ्रस्ट अगर आपका टर्म आ जाता है थ्रस्ट, तो उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला यही रहता है, फोर्स, टेंशन, थ्रस्ट, है ना, ये सब एक ही रहने वाले हैं। तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं। ओके,
अच्छा, प्रेशर आ जाता है या फिर कभी एक टर्म आ जाता है स्ट्रेस। तो ये सब क्लास 11th में आप पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हो कि स्ट्रेस क्या होता है, तो वहां पर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे उसको। तो स्ट्रेस का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही रहता है, क्योंकि और स्ट्रेस का तो मैं कहूंगा कि जो फॉर्मूला होता है वो भी यही रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल्स टू भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर इक्वल्स टू भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस केस में तो दोनों के फॉर्मूले भी सेम रहते हैं, तो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आता है। ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। और इसके बाद और कौन कौन से टर्म है, जैसे एग्जांपल के लिए अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट निकालते हैं, क्योंकि हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, तो हम और भी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, अगर सरफेस टेंशन पहले नहीं पढ़ा है तो क्लास 11th में सरफेस टेंशन बहुत डिटेल में बताया जाता है। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो अब हम निकाल चुके हैं, ml_t−2, है ना। और लेंथ जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है एल। तो अब एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास बचेगा वो क्या आएगा, m_t−2। ठीक है, क्या आ जाएगा, m_t−2। तो एल से एल कैंसिल हो गया। और अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, एम ऐसे, ठीक है, एल है नहीं तो एल की पावर 0 और t−2, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन का। अब देखो क्लास 11th में जो फर्स्ट और सेकंड बुक है फिजिक्स की, उसमें बहुत सारी टर्म आने वाले हैं, बहुत ज्यादा टर्म है। अब सारे टर्म का तो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जब जैसे जैसे नया टर्म आएगा, जैसे सपोज करो आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो और कोई नया टर्म आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगा, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर डेफिनेशन भी देखेंगे उसकी क्या है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला देख लेंगे क्या है, और फॉर्मूला देखने के साथ साथ फिर उसके बाद उसकी यूनिट भी देखेंगे, और फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला जरूर लिखा करेंगे, है ना। ये तीन चीजें हमें करनी है, या यूनिट भी लिखाना है वहाँ पे, चार चीजें तो ये करनी ही करनी है। ठीक है ना। तो जब भी नया टर्म आएगा तो चैप्टर के साथ साथ ही ये करते जाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला, और क्योंकि वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो अभी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं सिर्फ वही वही आपको करा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद और कौन कौन से टर्म हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले लेता हूँ वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ यूज हो जाएगा, क्योंकि ये वेवलेंथ वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत आते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन। तो वेवलेंथ जो होता है इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है, ये वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ होती है कोई, है ना। तो अगर ये लेंथ होती है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी वही होगा जो जस्ट हमारा लेंथ का फॉर्मूला होता है ना। ये क्या होती है एक्चुअल में, लेंथ ऑफ वेव, है ना, लेंथ ऑफ वन वेव लिख लेना चाहिए। तो एक्चुअल में क्योंकि ये एक लेंथ है तो इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा। ठीक है ना, इस तरह से इसको करते हैं। और इसके बाद और कौन कौन से टर्म है जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। अब 15th नंबर पर मैं ले रहा हूँ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। ठीक है ना। अब इसमें से कुछ टर्म ऐसे हैं, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है, अगर ये लास्ट चैप्टर होता तो आप इन सारे टर्म को जानते होते। अब लेकिन ये फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर रखा गया है, तो कुछ टर्म ऐसे हैं जो आप क्लास 11th में अभी पढ़ोगे, तो अभी के लिए तो फिलहाल आपको क्या करना होगा, उनके रिलेशन याद रखने हैं। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायमेंशन फॉर्मूला याद करो या आप उनका रिलेशन, दोनों में से कुछ एक तो आपको रखना पड़ेगा। तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू आर। आर यहाँ पर कोई भी रेडियस है या डिस्टेंस है, या रेडियस है, या फिर जैसे पाइप अगर आप ले रहे हो तो पाइप की रेडियस है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वेलोसिटी। ठीक है ना। अब यहाँ से आप फॉर्मूला ड्राइव कर लो। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml_t−2। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो टर्म है वो लिक्विड के लिए, लिक्विड के जो फ्रिक्शन होता है उसके लिए यूज करते हैं विस्कोसिटी टर्म को। लिक्विड का जो फ्रिक्शन, दो लिक्विड की लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है
उस फ्रिक्शन का नाम विस्कोसिटी होता है। और उसके फॉर्मूले में जो हमारा कॉफिशिएंट आता है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म जो हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। और उसका डायमेंशन फॉर्मूला अब हम यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं, इसे नीटा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ml(t-2), एरिया हो गया हमारा L2, और रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे, रेडियस भी कोई एक लेंथ ही होती है ना, तो अगर रेडियस कोई एक लेंथ होती है तो इस r के लिए हम क्या यूज करेंगे, L, लेंथ, ठीक है। और अपॉन में वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, LT-1, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके थे तो वो हमने लिख लिया। लेंथ, ये लेंथ तो एक बेसिक वाला है, एरिया हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी हम निकाल चुके थे, तो ये सब कुछ हमें पहले से पता था, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला अब बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास बच रहा होगा वो क्या बच जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, एम तो आ ही रहा होगा वहां पर, नीचे एक एल बचा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक एल बचा होगा वो ऊपर गया होगा, तो ml-1 बन गया होगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो -1 है यहाँ पर, और ये -2 है, ये वाला -1 ऊपर जाएगा तो +1 बन गया होगा, तो सॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t⁻⁻1, -2 + 1 क्या बन जाएगा, t⁻⁻1। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, ml-1 t-1, ठीक है ना। बहुत जगह पर यूज होने वाला है। और जैसे जैसे आपके साथ सामने क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आप इनको देखते जाओगे। अभी जो स्टार्टिंग वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद ठीक है, तो अब जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर मैं फॉर्मूला बताता जाऊंगा आपको और वहाँ पर ड्राइव भी करता जाऊंगा। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक वाले जो हैं, जो ज़्यादा यूज होते हैं, वो कुछ यहाँ पर हमने नोट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला के साथ साथ उनकी यूनिट भी बता सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे अगर आपसे सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी जाती है क्या होती है, तो आप यहाँ से देख के बता दोगे इसके डायमेंशन फॉर्मूले में। इसका डायमेंशन फॉर्मूला में क्या बताता है कि सरफेस टेंशन की यूनिट में मास की यूनिट इन्वॉल्व होगी, तो यहाँ पर लिख लिया kg। लेंथ की यूनिट इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि L की पावर 0 है। टाइम की यूनिट इन्वॉल्व होगी, किस तरह से, उसकी पावर -2, है ना, तो kg/s²। ये हमारे पास किसकी यूनिट हो गई, सरफेस टेंशन की यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आप निकालोगे, बिल्कुल आसान है। तो आप डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से यूनिट निकाल सकते हो। और क्या क्या कर सकते हो, तो आंसर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। और उन बहुत सारी चीजों को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारा जो टर्म रहता है, जो टॉपिक रहता है, उसका नाम प्यारे बच्चों होता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले। जो आपने डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं, इनका यूज हम कैसे करेंगे, कहीं पर कुछ काम आने वाला है, इनसे कुछ फायदा है, तो आंसर है हाँ, बहुत सारे फायदा है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो, जैसे किसी स्टूडेंट को मैंने बोला कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, तो अगर उसने क्या किया, बच्चे ने यहाँ पर लिखा फोर्स और इक्वल टू में उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया ml(t-2), है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये जो उसने लिखा हुआ है बोर्ड पर, फोर्स इक्वल टू ml(t-2), ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। ये क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है ये एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है ये इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं तो इस ओवरऑल ब्रैकेट को हम क्या कहेंगे, तो आंसर है ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये सब कुछ हमारे पास है डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो अब डायमेंशन इक्वेशंस के क्या क्या यूज हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो आपको मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। तो सबसे पहला जो प्यारे बच्चों आता है हमारे पास, यहाँ पर हमें एक हेडिंग डालनी है, वो हेडिंग लिख लो आप,
सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग डालो यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। क्या हेडिंग डालने वाले हो? यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ओके, यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में सबसे पहला वाला जो आपका एप्लीकेशन या यूज में कहूँ वो होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट। आप हेडिंग लिख लो, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, है ना? एक सिस्टम की यूनिट से दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना, इनटू अनदर। ठीक है ना? ये हमारा पहला यूज आने वाला है, कन्वर्जन। ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिस्टम है हमारे पास वो कैसे कैसे सिस्टम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसका यूज बताने से पहले मैं एक छोटा सा टर्म यहाँ पर लिखना पसंद करूंगा, वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या लिख लूं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो यूनिट्स के सिस्टम कैसे कैसे हैं। देखो प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहला जैसे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ FPS सिस्टम। कौन सा? FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम जो होता है, इसमें जो F है ये हमारा किसको डिनोट करता है? फुट को। किसको? फुट को। और फुट जो होती है हमारी वो किसकी यूनिट है? तो आंसर है लेंथ की। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो किस में मेजर होगी? फुट में, इस सिस्टम में। और इस केस में जो मास होगा ना हमारा, वो पाउंड में, वो पाउंड में मेजर किया जाएगा, है ना? तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पाउंड। अच्छा, और ये टाइम की यूनिट है हमारी, सेकंड। ठीक है ना? तो ये लिख लिया। तो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं कि लेंथ, मास और टाइम को FPS सिस्टम में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो FPS सिस्टम में लेंथ किस में कैलकुलेट की जाएगी? तो आंसर है फुट में लेंथ। और मास किस में कैलकुलेट किया जाएगा? तो आंसर है पाउंड में। और टाइम किस में कैलकुलेट किया जाएगा? तो आंसर है सेकंड में। ठीक है ना? इस तरह से रहता है। तो एक टाइप का सिस्टम तो प्यारे बच्चों हमें ये देखने को मिलता है। दूसरे टाइप का जो सिस्टम होता है वो होता है MKS सिस्टम। ठीक है, या CGS सिस्टम, और थोड़ा सा इससे जो बड़ा है कौन सा है? CGS सिस्टम। ठीक है, तो ये ले लेते हैं CGS सिस्टम। ओके, तो CGS सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें जो हमारी लेंथ होती है, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है ना? लेंथ हमारी किस में होगी? सेंटीमीटर में, इस तरह से। और जो मास हमारा होगा, G से आपको पता चल गया होगा कि ये किस में होगा? ग्राम में होगा। और टाइम इसमें भी कैसा रहता है? सेकंड में। ठीक है ना? तो ये हमारा सेकंड टाइप का सिस्टम होता है यूनिट का। थर्ड टाइप के अगर हम सिस्टम की बात करें तो वो प्यारे बच्चों हमारे पास हुआ करता है MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम? MKS सिस्टम। ठीक है, तो MKS सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा लेंथ है वो मीटर में रहता है। लेंथ हमारा मीटर में रहता है। और मास के से आपको पता चल रहा होगा ये क्या है? किलोग्राम, है ना? क्या रहता है? किलोग्राम में रहता है। और टाइम की अगर हम बात करें तो ये सेकंड में रहता है। तो टाइम तो तीनों ही केसेस में सेकंड में रहता है। तो ये कुछ सिस्टम है जो हमारे सामने में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? अब इनमें से कुछ सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ एडवांटेज हैं, तो सभी चीज़ें हैं, है ना? लेकिन MKS सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी यूनिट का जो साइज होता है बड़ा कन्वीनियंट होता है। और इसलिए MKS सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जबकि अदर जो सिस्टम है हमारे पास, जैसे CGS है, तो इनकी जो यूनिट है बहुत इनकी स्मॉल यूनिट होती हैं, तो इतना कन्वीनियंट ये इनका साइज नहीं रहता है। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए हम MKS सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है ना? अब हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी हेल्प से हम एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि
मेरे पास सपोज करो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा फोर्स, है ना, और मैंने कहा फोर्स की जो यूनिट है वो अभी आपको मैं एम के सिस्टम में दे रहा हूं, तो वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही होगी, है ना, एम के सिस्टम में। और क्योंकि मास इसमें केजी में लिखा गया, लेंथ मीटर में लिखी गई और टाइम सेकंड में, तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम में लिखा हुआ है अभी, एम के सिस्टम में। और मैंने इसका आपको कि इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो। सीजीएस सिस्टम का मतलब हो गया कि मास किस में लिया जाएगा, ग्राम में, और लेंथ किस में ली जाएगी, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में लिया जाएगा, सेकंड स्क्वायर, है ना, सेकंड में। तो ये अब क्योंकि मास लिया गया ग्राम में, लेंथ ली गई सेंटीमीटर में, टाइम लिया गया सेकंड में, तो ये जो सिस्टम है प्यारे बच्चों, ये कौन सा है, सीजीएस। और ये वाला जो सिस्टम है ये कौन सा है, एमकेएस, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से इसको एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारा जो पहला जो यूज है डायमेंशन इक्वेशन का, वो सबसे पहला यूज हम यही पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट सिस्टम यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम देख लेते हैं।